लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बेवा होने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरे नए पति ने वादा किया कि वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी की तरह पालेगा। उसने सचमुच उसे पिता बनकर पढ़ाया लिखाया। जब बेटी बड़ी हुई तो उसका रिश्ता एक अमीर लड़के से तय हुआ। एक दिन वो और उसके पिता दहेज का सामान लेने गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। रास्ते में उनका भयानक हादसा हो गया और दोनों की मौत हो गई। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने अस्पताल में सफाई का काम शुरू किया। एक दिन अमेरिका से एक बड़ा डॉक्टर अस्पताल में आया। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा पति था, लेकिन उसके साथ खड़ी उसकी 19 साल की पत्नी को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मैं आज बहुत खुश थी। मेरे पहले पति की मृत्यु हो गई थी और जब मैंने दूसरी शादी की तो मेरे पति वीरेंद्र ने मेरी बेटी अर्पिता को बड़े प्यार से पाला था। मेरी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। मेरे दूसरे पति वीरेंद्र ने मेरी बेटी अर्पिता को बहुत प्यार से पाला, कभी डांटा तक नहीं। अर्पिता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसके लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आया। लड़के का नाम सुधीर था, पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार से था। जब लड़के वाले अर्पिता को देखने आए तो उन्हें वो बहुत पसंद आई और उन्होंने जल्दी शादी की इच्छा जताई। यह सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अर्पिता शर्माकर अंदर चली गई। रात को वीरेंद्र छत पर गहरी सोच में बैठा था। मैंने उसकी बेचैनी भांप कर पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? वीरेंद्र ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं क्यों दिल में डर सा है, जैसे कुछ बुरा सा होने वाला हो। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, हमने हमेशा अर्पिता के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की है। भगवान ने हमें अच्छा रिश्ता दिया है तो हमें भरोसा करना चाहिए। वीरेंद्र ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसका दिल फिर भी परेशान था। शादी की तैयारियां पूरे जोर से चल रही थी। हम अर्पिता के लिए कपड़े, गहने और दहेज का सामान जुटा रहे थे। मैंने वीरेंद्र से कहा, मैं चाहती हूँ कि अर्पिता के लिए सब कुछ सबसे अच्छा हो। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर हामी भरी और बोला, कल सुबह मैं और अर्पिता बाजार जाकर बाकी सामान ले आएंगे। अगले दिन सुबह दोनों नाश्ता करके निकल गए। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर खुद को समझा लिया कि यह बस माँ का वहम है। शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर वीरेंद्र और अर्पिता हंसते बोलते दुकानों से खरीदारी कर रहे थे। वीरेंद्र अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश था। खरीदारी के बाद दोनों गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ गया। ड्राइवर शायद नशे में था। वीरेंद्र ने गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्पिता चीखी, बाबा, और अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी कई बार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी। चारों तरफ शीशे बिखर गए और धुएं के बादल छा गए। उधर मैं शादी की तैयारियों में लगी थी कि अचानक मोहल्ले की एक औरत दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा पीला था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने हाँफते हुए कहा, सुधा, हादसा, वीरेंद्र और अर्पिता। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। मेरे हाथ से चाय का कप गिरकर जमीन पर टूट गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? वो बोली, उनका एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों मौके पर ही। सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कदमों में ताकत ही नहीं बची थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और चीखते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जब अस्पताल पहुंची तो वहां का माहौल पूरी तरह मातमी था। डॉक्टरों ने अफसोस भरी नजरों से देखा और कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों की मौत मौके पर ही हो गई थी। यह सुनकर सुधा का दिल कांप उठा। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका सहारा, उसकी बेटी, सब कुछ खत्म हो चुका था। अपनी बेटी अर्पिता की लाश के पास पहुंचकर वो बेहोश हो गई। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, वहीं अब मातम का घर बन चुका था। हर कोई रोते हुए उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुधा का दिल मानो पत्थर हो चुका था। वो सिसकती रही, हे भगवान, मैंने कभी ऐसा दर्द नहीं देखा। मेरे सारे सपने टूट गए, मेरा सब कुछ छिन गया। यह उसके जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। दिन बीतते गए पर सुधा जैसे जीना ही भूल चुकी थी। वो खाना पीना छोड़कर अकेले कमरे में बैठी रहती, जहाँ कभी अर्पिता की हंसी गूंजती थी। मोहल्ले की औरतें उसे समझाने आती, लेकिन वो चुप रहती। कभी कभी रात में उसकी रुलाई और हिचकियां सुनाई देती। एक दिन उसकी करीबी दोस्त आरती ने उसका कंधा पकड़कर कहा, सुधा, तुम्हें संभलना होगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। वीरेंद्र और अर्पिता की यादों के लिए ही सही, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये शब्द सीधे सुधा के दिल में उतर गए।
कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि अब टूट कर जीना संभव नहीं है। उसने शहर के एक अस्पताल में सफाई का काम पकड़ लिया। पहली बार काम पर जाते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने बीमार बच्चों को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, शायद दूसरों की सेवा करने से मेरे जख्म भर जाएंगे। वो सफाई के साथ साथ मरीजों से बातें भी करती है और उनकी मदद भी करती ताकि खुद को व्यस्त रख सके। एक दिन जब वो वार्ड में सफाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो फर्श पर गिर गया था। वो तुरंत दौड़ी और उसे उठाकर बोली, बेटा, तुम ठीक हो? बच्चा रो रहा था और सुधा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। सुधा ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अर्पिता थी। वही अर्पिता जो उस हादसे में मर चुकी थी। सुधा को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। अर्पिता के चेहरे पर एक साथ कई भाव उभरे, पहले हैरानी, फिर डर और उसके बाद गहरा दर्द। वो सुधा की ओर कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसके होंठ कांपे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ सकी। सुधा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो कैसे खामोश रह सकती थी? उसकी वही बेटी जिसे वो खो चुकी थी आज उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था, जैसे कोई डरावनी ताकत से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो। सुधा ने कांपती आवाज में कहा, अर्पिता, मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें खो दिया था। आंसुओं से भीगी उसकी आवाज सुन अर्पिता ने कहा, माँ, अभी कुछ मत पूछिए, बस प्रार्थना कीजिए कि मैं जिंदा रहूं। यह कहकर वो जल्दी से पलटी और बिना कुछ कहे अस्पताल से बाहर निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे डर के साए में जी रही हो। यह सुनकर सुधा की रीढ़ की हड्डी तक में सर्द लहर दौड़ गई। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर एक बूढ़ी माँ दुख और बेयकीनी के मिले जुले एहसास में वहीं जमी रह गई। बरसों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर भी उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी, बस आंखों में खौफ। आखिर अर्पिता किस मुसीबत में है? कौन उसे इस तरह कैद किए हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, वीरेंद्र के साथ हुए हादसे के बाद वो कैसे जिंदा बच गई? इन सवालों ने सुधा की नींद और चैन सब छीन लिया। उसने अस्पताल के वार्ड में जाकर अर्पिता की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। यह कैसे हो सकता है? तभी मोहल्ले की एक पुरानी जानकार औरत ने उसे बताया, सुधा, तुम्हें नहीं मालूम, वीरेंद्र मरा नहीं था, वो आज भी जिंदा है। यह सुनते ही सुधा के दिमाग में जैसे बम फट गया। उसने सोचा था वीरेंद्र हादसे में मर चुका है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने सबको धोखा दिया था। हादसे के बाद अर्पिता को होश आया तो उसने खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया जहां वीरेंद्र उसे ले आया था। सबको उसने यही यकीन दिलाया कि दोनों मर चुके हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। फिर उसने अर्पिता को गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश की। अर्पिता सालों तक उसकी कैद में रही। यह कैद लोहे की सलाखों या ताले की नहीं थी, बल्कि डर और जुल्म की कैद थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह उन लोगों के चंगुल से भाग निकली। फिर भी वो पूरी तरह आज़ाद नहीं थी। उसके भीतर गहरा डर अब भी जिंदा था। यह सब सुनकर सुधा कांप उठी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को वीरेंद्र के इस दलदल से आज़ाद कराएगी। अर्पिता की जिंदगी अब एक अंधेरी सुरंग जैसी थी, जिसमें सालों की रोशनी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। हादसे के बाद जब उसने होश संभाला तो सिर दर्द से फटा जा रहा था, शरीर थका हुआ था और सामने वीरेंद्र खड़ा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, हम कहाँ हैं और तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? अर्पिता ने कांपती हुई आवाज में पूछा तो वीरेंद्र जहरीली मुस्कान के साथ उसके पास आकर बोला, मेरी मासूम गुड़िया, अब तो मेरी संपत्ति हो। तुम्हारी माँ को तुम्हारी लाश का गम दे चुका हूँ, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। यह सुनते ही अर्पिता के भीतर तूफान मच गया। उसने चीख कर वीरेंद्र का विरोध करना शुरू किया, लेकिन वीरेंद्र और भी ज्यादा जोर से कहता गया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरे दोस्तों की खुशी के लिए हो और तुम्हें यह खेल खेलना ही पड़ेगा।
यह सुनकर अर्पिता की दुनिया अंधेरी हो गई। वीरेंद्र कभी उसके लिए सौतेले बाप जैसा था, अब एक दरिंदे में बदल चुका था। वो उसके साथ जबरदस्ती नए नए तरीके अपनाता और जब अर्पिता उसका विरोध करती तो धमकी देता, अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचा दूंगा। यह धमकी सुनकर अर्पिता चुप रहने पर मजबूर हो जाती और वीरेंद्र उसे अपने दोस्तों के सामने पेश करता। धीरे धीरे अर्पिता बीमार रहने लगी। जब वीरेंद्र को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसने गुस्से में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह क्या बकवास है? मैंने तुम्हें इस मुसीबत के लिए नहीं रखा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तमाम जुल्मों के बावजूद अर्पिता ने एक मासूम बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा उसके लिए उम्मीद की किरण थी, लेकिन वीरेंद्र के लिए बस एक बोझ। बच्चे को देखकर अर्पिता के दिल में जीने की चाह फिर जागी। शायद अब वो इस नरक से निकल सके। मगर वीरेंद्र हंसते हुए बोला, अगर भागने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। यह सुनकर अर्पिता सहम गई, क्योंकि अपने बच्चे को खोने का दर्द वो सह नहीं सकती थी, लेकिन इसी बच्चे के लिए उसके दिल में हिम्मत भी जागी। मैं जरूर निकलूंगी अपने बेटे के लिए, अपनी माँ के लिए और अपनी जिंदगी के लिए, पर कैसे? यह सवाल उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। वीरेंद्र अक्सर कहता, यह कैद तुम्हारी किस्मत है। ये शब्द अर्पिता के दिल को चीर जाते, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पास उसका बेटा था। धीरे धीरे बच्चा बीमार रहने लगा। तेज बुखार से उसका बदन जल रहा था और वो कमजोर होता जा रहा था। अर्पिता ने वीरेंद्र से कहा, मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन वीरेंद्र ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, अगर बच्चा मर भी गया तो मुझे परवाह नहीं, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी तरह कैद कर लूंगा। यह सुनकर अर्पिता कांप उठी, मगर हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब वीरेंद्र किसी काम से बाहर गया तो उसने बेटे को गोद में उठाया और अस्पताल पहुंची। वहां अचानक उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई, जिसे देखे बरसों हो चुके थे। माँ को देखकर उसका दिल रो पड़ा, लेकिन डर भी था कि अगर वीरेंद्र को पता चला तो उसकी माँ की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो खामोशी से लौट आई, लेकिन बेटे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बहुत मिन्नतें करने के बाद वीरेंद्र इलाज के लिए राजी हुआ, लेकिन उसने अपने आदमी को अर्पिता के साथ भेजा ताकि वह अस्पताल के बाहर पहरा दे। अर्पिता भागती हुई अंदर पहुंची और डॉक्टर को बच्चे की गंभीर हालत दिखाई। अब उसका बेटा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। अर्पिता की गुहार सुनकर सबका दिल दहल गया। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए और डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करने लगे, पर सुधा की नजरें उस पर टिक गईं। जब अर्पिता ने सुधा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्पिता ने फुसफुसाकर कहा कि वीरेंद्र जिंदा है और वो हमें देख रहा होगा। अगर उसे पता चला कि मैं तुमसे मिली हूँ तो वो हमें मार देगा। यह सुनते ही सुधा का छातियां कांप उठीं। अर्पिता ने बड़ी सावधानी से कहा कि वो नर्क से निकलना चाहती है, पर अब बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि वीरेंद्र किसी भी हद तक जा सकता है। उसने बताया कि वो मरी नहीं मिली थी, बल्कि वीरेंद्र ने उसे पकड़ रखा था और सबको लगा कि वो भी मर गई। अर्पिता ने इतनी तकलीफ बताई कि उसका गला रुक सा गया। उसने कहा कि वीरेंद्र का असल चेहरा बहुत ही बुरा था। वो जुए का आदी और औरतों का सौदागर बन चुका था। उसने अर्पिता को बेचने की कोशिश की और उसे अपने सख्त दोस्तों के पास भेजा। सब कुछ सहते सहते अर्पिता टूट गई। सुधा का दिल छलनी हो गया, पर अर्पिता ने उसे रोकते हुए हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि वो जानती है कि उसकी माँ उसे छोड़कर कुछ नहीं करेगी, पर अभी बहुत बड़ा खतरा है। अगर वीरेंद्र को पता चल गया कि वे मिली थी तो वो अर्पिता को और कहीं बंद कर देगा और वे फिर कभी मिल नहीं पाएंगी। सुधा ने दर्द में बोलना चाहा, पर अर्पिता ने तुरंत समझाया कि वे चतुरता से काम लेंगी। अर्पिता ने वादा मांगा कि सुधा किसी से कुछ न कहे, और सुधा ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रेम और हिम्मत के साथ वादा किया। उस मोड़ पर माँ और बेटी के बीच एक नई जंग शुरू हुई। अब ये सिर्फ अर्पिता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक माँ की भी जंग थी। और सुधा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, तय कर लिया कि वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहेगी और सब्र के साथ उस आजमाइश का सामना करेगी। वो अपनी बेटी को दोबारा खोने का खतरा नहीं उठा सकती थी। अब रोने या इंतजार करने का वक्त नहीं था, बल्कि कुछ करने का वक्त था।
सुधा ने मन ही मन कसम खाई। अगले ही दिन उसने अस्पताल में काम के साथ साथ एक नया मिशन शुरू किया, वीरेंद्र और उसके गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। उसे मालूम था कि वीरेंद्र जैसे लोग अकेले काम नहीं करते, उनके पीछे पूरा जाल होता है। अगर वो उस जाल को तोड़ दे तो शायद अर्पिता को भी आज़ाद करा सके। सबसे पहले सुधा ने मोहल्ले की बूढ़ी औरतों से बात करनी शुरू की, जो हर छोटी बड़ी खबर अपने दिल में छुपा कर रखती थीं। एक औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, वो वीरेंद्र बहुत खतरनाक आदमी है। कई बार सुना है कि वो गैर कानूनी धंधों में शामिल है। उसका एक साथी राकेश है, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वही उसके सारे काम करता है और कई गरीब लड़कियों को फुसला कर दूसरे शहर भेज चुका है। यह सुनकर सुधा की आंखों में गुस्से की आग भर गई। अब उसे समझ आ गया कि वीरेंद्र का गिरोह सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि राकेश भी इस गंदे खेल में उसका साथ देता है। सुधा ने ठान लिया कि अगर वीरेंद्र तक पहुंचना है तो पहले राकेश तक पहुंचना होगा। उसने अस्पताल की एक नर्स से बात की, जो राकेश के बारे में जानती थी। नर्स ने बताया कि राकेश अक्सर रात को इलाके के गुप्त जुए के अड्डे पर आता है और ज्यादातर नशे में धुत रहता है। यह सुनकर सुधा ने एक और योजना बनाई। अगर राकेश नशे में हो तो शायद कुछ ऐसा बोल दे जो उसके काम आ सके। एक रात सुधा ने खुद को भेष बदलकर उस जगह के पास छुपा लिया जहां राकेश आता था। थोड़ी देर बाद राकेश अपने साथियों के साथ वहां आया। वो नशे में चूर था, जोर जोर से हंस रहा था और बड़बड़ा रहा था। उसकी बातें सुनकर सुधा चौकन्नी हो गई। राकेश कह रहा था, वीरेंद्र तो बड़ा चालाक निकला। अर्पिता को ऐसे काबू में रखा है कि ना वो भाग सकती है और ना कोई उसे छुड़ा सकता है। उसने तो उसे दूसरी जगह ले जाकर कैद करने का भी प्लान बना लिया है। यह जानकारी पूरी तो नहीं थी, मगर शुरुआत के लिए काफी थी। अब सुधा के पास एक रास्ता था, राकेश के जरिए वीरेंद्र की दुनिया तक पहुंचना। मगर सवाल ये था कि क्या वो पुलिस के पास जाएगी या खुद बदला लेने के लिए कोई और रास्ता चुनेगी। सुधा का दिल बदले की आग में जल रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वीरेंद्र सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक पूरा गिरोह चला रहा है और अर्पिता उसकी पकड़ में आ चुकी है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वे लोग मेरी बेटी को हमेशा के लिए छीन लेंगे। इसलिए उसे किसी ऐसे साथ की जरूरत थी जो इंसाफ दिला सके। पुलिस ही एक ऐसा रास्ता था, लेकिन सुधा जानती थी कि पुलिस के पास जाना भी खतरनाक हो सकता है। अगर वीरेंद्र को पता चल गया कि कोई उसके खिलाफ कुछ कर रहा है तो वो अर्पिता को कहीं और ले जा सकता है। फिर भी जीतने के लिए उसे किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर का सहारा चाहिए था। कई लोगों से पूछताछ के बाद उसे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का पता चला, एक सख्त पर ईमानदार अफसर जो ऐसे गिरोहों के खिलाफ काम करता था, पर बिना सबूत कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत बांधकर वो सीधे थाने चली गई और कांपती आवाज में अर्जुन से मिलना चाहा। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, क्या मामला है। सुधा ने सांस भरी और कहा कि उसे इंसाफ चाहिए। उसकी बेटी को एक नर पिशाच जैसा इंसान बंद करके रखे हुए है और वो गिरोह का हिस्सा है। अर्जुन ने पूछा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है। सुधा का चेहरा उतर गया। उसके पास कोई तस्वीर या ठोस सबूत नहीं था, बस उसका विश्वास था कि वीरेंद्र ने उसकी बेटी को शरीर बेचने के जाल में डाला है। अर्जुन ने धीरे कहा कि वो इसकी तकलीफ समझता है, पर कानून सबूत मांगता है। गवाह, वीडियो या लिखित शिकायत चाहिए। बिना इसके वो कुछ कर नहीं सकता। यह सुनकर सुधा के भीतर की आग और भड़क उठी। क्या वो इंतजार करे कि उसकी बेटी का सारा जीवन खत्म हो जाए। असहाय होकर वो थाने से निकली, लेकिन हार नहीं मानी। अगर सबूत चाहिए तो वो सबूत लाकर रहेगी, अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक। अर्पिता की जिंदगी अब एक निशब्द पिंजरे जैसी थी। हर पल कोई नया डर उसके ऊपर मंडरा रहा था। वो जानती थी कि वीरेंद्र की नजरें उसे हमेशा टटोलती रहती हैं, मगर अस्पताल आते समय वो थोड़ा कम सतर्क होता। यही मौका था। एक दिन अस्पताल की नर्स सुप्रिया, जो अर्पिता की हालत देखकर पहले से ही कुछ गलत महसूस कर चुकी थी, चुपके से अर्पिता से पूछती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर अर्पिता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, हाँ मुझे मदद चाहिए, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। सुप्रिया की मदद से उसने वीरेंद्र और उसके गिरोह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाई। वीरेंद्र के लोग अक्सर अस्पताल के बाहर खड़े होकर बातें किया करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहां उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। एक दिन सुप्रिया ने अर्पिता को बताया कि वीरेंद्र का खास आदमी राकेश
हर हफ्ते एक छुपी हुई जगह पर मिलता है जहाँ वे लड़कियों को लेकर गुप्त बातें करते हैं। अर्पिता को ख्याल आया कि अगर वो उसकी बातचीत की वीडियो बना ले तो पुलिस के लिए यह बड़ा सबूत होगा। अगली बार जब वीरेंद्र और राकेश मिले तो अब अर्पिता ने सुप्रिया की मदद से मोबाइल पर उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। राकेश कह रहा था, यह नई लड़की 2 दिन में साहब के पास पहुंच जानी चाहिए, वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर वीरेंद्र बोला, चिंता मत करो राकेश, हमारे पास बहुत सी लड़कियां हैं, उन्हें कौन बचाने आएगा। यह सुनकर अर्पिता का दिल कांप उठा। यह लोग मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि यह सबूत सुधा तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वीरेंद्र उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो वो अर्पिता को हमेशा के लिए गायब कर देगा। अर्पिता ने सुप्रिया से कहा, क्या तुम ये सबूत मेरी माँ तक पहुंचा सकती हो। सुप्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसी रात जब सुधा अस्पताल से घर जाने लगी तो सुप्रिया ने उसके हाथ में एक छोटा मोबाइल पकड़ाकर कहा, यह वीडियो देखो और तुरंत पुलिस को दो। वीडियो देखते ही सुधा के रोंगटे खड़े हो गए। यह वीरेंद्र के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत था। अब वो पुलिस के पास जा सकती थी, लेकिन मन में डर भी था कि कहीं पुलिस फिर उसका साथ ना दे या वीरेंद्र पहले ही उनकी चाल को भांप न ले। बदले की आग अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन खतरा भी बढ़ गया था। अर्पिता बेचैन थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। सबूत माँ तक पहुँचाने के बाद वो लगातार डर में जी रही थी। उसे लगता था कि अगर वीरेंद्र को पता चल गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। डर एक ओर था और आज़ादी की उम्मीद दूसरी ओर। उसने ठान लिया था कि उसकी अकेली कोशिश है और इसमें वो असफल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वीरेंद्र अपने गैर कानूनी धंधों में व्यस्त था, लेकिन इसके मन में अजीब सा शक पैदा होने लगा था। एक दिन राकेश ने उससे कहा, मुझे लगता है कोई हमारे राज बाहर निकाल रहा है। पिछले हफ्ते पुलिस ने हमारे एक क्लाइंट की जगह पर छापा मारा, कहीं कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा। यह सुनकर वीरेंद्र का माथा गुस्से और शक से तना हुआ था। उसने कहा, यह मुमकिन नहीं है, हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है। लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। अगले दिन उसने महसूस किया कि अर्पिता अस्पताल से लौटने के बाद पहले से अलग लग रही है। जल्दी जल्दी बातें करती थी, नजरें मिलाने से बचती थी और उसका व्यवहार भी बदला हुआ था। वीरेंद्र सोचने लगा, यह इतनी चुप चुप क्यों रहती है। वीरेंद्र ने ठान लिया था कि वो अर्पिता पर कड़ी निगाह रखेगा, इसलिए उसने राकेश से कहा कि अर्पिता पर नजर रखो। राकेश ने अगले ही दिन अस्पताल के आसपास कुछ लोगों को बैठा दिया ताकि वे अर्पिता की हर हरकत पर नजर रख सकें। एक दिन राकेश के लोगों ने वीरेंद्र को खबर दी कि अर्पिता की दोस्त सुप्रिया आज किसी अनजान महिला को फोन देती दिखी। यह सुनकर वीरेंद्र की सिगरेट हाथ से गिर गई। कौन थी वो औरत? कुछ ही देर में पता चला कि वो अस्पताल की सफाई करने वाली सुधा थी, यानी अर्पिता की माँ। अब वीरेंद्र को यकीन हो गया कि अर्पिता उसके खिलाफ कोई चाल चल रही है और उसका गुस्सा बढ़ उठा। उसने कहा, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगी। रात में वीरेंद्र ने अर्पिता को बुलाया। उसकी आवाज़ में जहर था और अर्पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब अर्पिता ने घबराकर कहा कि उसने कुछ नहीं किया तो वीरेंद्र ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और वो जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारी माँ के पास फोन कैसे पहुँचा? तुमने मेरे खिलाफ क्या किया है? उसने गुस्से में कहा। अर्पिता समझ चुकी थी कि अब सब कुछ उजागर हो गया है और अगर उसने गलती की थी तो यह आदमी उसे मार भी सकता है। वीरेंद्र ने धमकी दी कि वो उसे माफ नहीं करेगा और उसकी करनी का हिसाब देगा। कुछ घंटे बाद शिक्षा के अंदर वीरेंद्र, राकेश और उसके खतरनाक साथी चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर पागलपन और बर्बरता झलक रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब इन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा और पहले इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई भी उनकी हिम्मत ना करे। सुधा को कुछ भी खबर नहीं थी। वो विश्वास करती रही कि पुलिस जल्द ही कार्रवाई करेगी, पर रात में जब वो अपनी शिफ्ट खत्म कर अस्पताल से बाहर निकली तो उसके अंदर बेचैनी थी। और अचानक जब वो सड़क पार करने लगी तो एक गाड़ी रुक गई और 4 आदमी झपट कर उस पर टूट पड़े। उसने चीख कर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका मुंह दबाया और वो बेहोश हो गई। उसी समय वीरेंद्र अपने साथियों के साथ अस्पताल में घुस आया और सुप्रिया से पूछा, सुप्रिया डरकर कहती है कि अर्पिता यहाँ नहीं है, पर वीरेंद्र जानता था कि सुप्रिया झूठ बोल रही है। उसने इशारा किया और उसके लोगों ने सुप्रिया को धकेल दिया और वार्ड की तलाशी ली।
तब एक कोने में सहमी हुई अर्पिता दिख पड़ी। यहाँ हो तुम? वीरेंद्र की आवाज में जहर था। अर्पिता भागने लगी पर वीरेंद्र ने उसे बाल पकड़कर घसीट लिया और जमीन पर पटक दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने पुलिस को सबूत दिए, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को सबक सिखाऊंगा, वो बोला। अर्पिता ने बेटे की बात करके भी दया मांगी, पर वीरेंद्र ने कहा, पहले यह सोचो कि क्या तुम सुबह तक जिंदा भी रहोगी। कुछ घंटे बाद जब सुधा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया और डर के साथ सोचा, यह मैं कहाँ हूँ। तब एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, माँ। सुधा ने जैसे ही नजर घुमाई उसका दिल बैठ गया। सामने अर्पिता एक कोने में बंधी पड़ी थी, चेहरा जख्मों से भरा और आंखों में खौफ। अर्पिता, मेरी बच्ची। माँ और बेटी एक दूसरे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों के हाथ बंधे थे। अर्पिता रोते हुए बोली, माँ, वीरेंद्र ने हमें पकड़ लिया है, वो हमें मार देगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वीरेंद्र अंदर आया। उसकी जहरीली मुस्कान पूरे कमरे का अंधेरा और गहरा कर रही थी। उसने बंदूक तानी और कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों साथ हो, अब तुम दोनों को एक साथ खत्म करूंगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि वीरेंद्र से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। सुधा कांपते हुए बोली, वीरेंद्र, हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। वीरेंद्र ने गुस्से से अर्पिता की ओर देखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को खत्म कर दूंगा। अर्पिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे कब्जे में खामोश बैठी रही? जब तुमने मुझे अस्पताल से अगवा किया था, मैंने पुलिस को गुप्त संदेश भेज दिया था। वीरेंद्र हैरान रह गया, फिर गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। वीरेंद्र के आदमी घबरा गए। अगले ही पल दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर अर्जुन की गरजदार आवाज गूंजी, हाथ ऊपर करो वीरेंद्र। पुलिस ने वीरेंद्र के आदमियों को काबू कर लिया। वीरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गोली चली और वीरेंद्र घायल होकर चीख पड़ा। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने तुरंत सुधा और अर्पिता के बंधन खोले। जैसे ही अर्पिता आजाद हुई, वो माँ से लिपट गई। माँ, हम बच गए। माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रो पड़ी, मगर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि आज़ादी और राहत के थे। वीरेंद्र, राकेश और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो चुके थे। वीरेंद्र गुर्राया, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्पिता ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, नहीं वीरेंद्र, यह तुम्हारा चुना हुआ अंजाम है। माँ बेटी पुलिस की गाड़ी में बैठी तो उनके चेहरे पर सुकून था। अर्पिता ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, हम आज़ाद हैं। सुधा ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उधर पुलिस वैन में बैठे वीरेंद्र के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि तुम हमेशा बच जाओगे, लेकिन हर अपराधी का एक अंजाम होता है और तुम्हारा वक्त आ चुका है। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र के ठिकानों पर छापे पड़े और ढेरों सबूत मिले। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। पूरा हॉल लोगों से भरा था। सब फैसले का इंतजार कर रहे थे। जज ने वीरेंद्र को घूरते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम पर संगीन आरोप हैं। तुम्हारे अपराध इतने बड़े हैं कि तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए है? वीरेंद्र ने बिना डर के जज की आंखों में देखकर कहा, मैंने जो कुछ किया वो अपनी ताकत और चालाकी से किया। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इस बार किस्मत मेरे खिलाफ थी। यह सुनते ही अदालत में शोर मच गया। जज ने गुस्से में हथौड़ा बजाते हुए कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारी दरिंदगी को साबित करते हैं। कानून के हिसाब से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, सबूतों और गवाहों को देखते हुए वीरेंद्र को उम्र कैद और सख्त मेहनत की सजा दी जाती है। उसके माफिया गिरोह के बाकी अपराधियों को भी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। यह सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा उतर गया। उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं यहाँ से निकलकर फिर अपनी दुनिया खड़ी कर लूंगा। मगर अदालत ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अदालत के बाहर सुधा और अर्पिता साथ खड़ी थीं। अर्पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू डर के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने कहा, माँ, हमने यह जंग जीत ली। सुधा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा,
हाँ मेरी बच्ची, सच की जीत हमेशा होती है। यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार अन्याय खत्म हो गया। वीरेंद्र और उसके साथी हमेशा के लिए कानून की गिरफ्त में आ चुके थे और अर्पिता की जिंदगी में एक नया सूरज उग चुका था। कई दिन बाद अर्पिता और उसका बेटा एक नए घर में रहने लगे। सुधा ने अपने सालों पुराने दर्द को भुलाकर बेटी के लिए सुखी जिंदगी का इंतजाम किया। अर्पिता ने अपने बेटे को गोद में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ प्यार और सुरक्षा मिलेगी। यह सुनकर सुधा ने कहा, और तुम, क्या तुम अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दोगी? अर्पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ माँ, मैं इस दर्द को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ूंगी। मैं उन लड़कियों की मदद करूंगी जो मेरी तरह मुसीबत में फंसी हैं। उन्हें सिखाऊंगी कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। यह सुनकर सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी बेटी अब आज़ाद थी, उसका नाती सुरक्षित था और उसकी दुनिया फिर से रोशनी से भर गई थी। दोनों बैठकर ढलते सूरज को देख रही थीं। तभी सुधा ने बेटी का हाथ थामकर कहा, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई के साथ डटे रहो तो जालिम कभी जीत नहीं सकता। अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी माँ। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन एक नई जिंदगी और नए सपनों का सफर शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।